हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के पार्ट 8 की, जिसके अंदर हम बेसिकली जानेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये नया कंसेप्ट जो है वो कब आया, किस तरीके से इनको कौन से बैंक के नाम से जाना जाता है और किस तरह की बैंकिंग हम लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बारे में हम पूरी जो है वो चर्चा करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली है। चलिए हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या समझा था पूरा का पूरा, अगर देखें तो फॉरेन बैंक के बारे में, ठीक है। उसके साथ साथ में अगर देखें तो हम लोगों ने प्राइवेट बैंकों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक। इसके साथ में अगर हम बात करें, हाँ, एक बैंक मैंने आपको बताया था कुकमिन बैंक, आप लोगों को याद होगा, मैंने एक फॉरेन बैंक था जिसके बारे में मैंने पूछा था कि कुकमिन बैंक जो है वो कहाँ का है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कुकमिन बैंक जो है वो साउथ कोरिया का है, ठीक है। और ये जो है इंडिया के अंदर, यानी कि इसने क्या है अभी हाल ही में अपना लाइसेंस जो है वो लिया है, तो इस चीज़ का आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में बैंक ऑफ चाइना एक जो बैंक है उसने भी हाल ही में लाइसेंस उसको क्या है इंडिया के अंदर मिला था, ठीक है, 2019 के अंदर, तो वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए इसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि आज ये अपना जो है 8 नंबर का लेक्चर है, ठीक है, यानी कि 8 नंबर पार्ट है किसका, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग का, जिसके अंदर 8 नंबर होने के बाद एक लेक्चर रहेगा 9 नंबर, जिसके अंदर हम लोग क्या है कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जानेंगे। यानी कि लगभग क्या है अपने 9 लेक्चर जो है वो कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों के सामने एक स्पेशल जो है, यानी कि क्या है इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, उनकी एक सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसके अंदर क्या है हम लोग पूरा का पूरा जो है वो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग का पूरे क्वेश्चन जितने भी आज तक एग्जाम में आए हुए हैं या आगे कौन कौन से बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आज का हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, और क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर रिसेंटली अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो जुड़े रहना वीडियो के लास्ट तक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को पूरा देखना, जिसके अंदर पूरी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। चलिए बात करते हैं क्या दिया गया है कि डिफरेंशिएटेड बैंक्स, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विज कौन से पेमेंट बैंक, इन दोनों के बारे में पढ़ें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक्चुअल में ये यहाँ पर वर्ड मैंने क्यों लगाया है, ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड बैंक जो है वो क्यों लगाया है। देर आर देखो 2 काइंड ऑफ बैंकिंग लाइसेंस, यानी कि 2 तरह के बैंकिंग लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम बात करें कौन प्रोवाइड करवाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा आरबीआई, यानी कि जब भी किसी बैंक को लाइसेंस देता है तो वो लाइसेंस कौन से सेक्शन के तहत देता है, अगर ये आप लोगों से कभी पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि सेक्शन 22 कौन सा है, सेक्शन 22। और लेकिन एक्ट की बात करें, एक्ट कौन सा लगता है तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक्ट यानी कि लगता है इसके अंदर कौन सा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आरबीआई जब भी किसी बैंक को लाइसेंस देता है, ठीक है, तो सेक्शन 22 के तहत, और एक्ट कौन सा लगता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगता है, इस चीज़ का आपको मालूम होना चाहिए। चलिए ध्यान देते हैं क्या कि यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस देता है, ठीक, और दूसरा देता है डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस, ठीक है। अब ये जो बैंक है ना स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये पेमेंट बैंक है, ये कहलाते हैं कौन से बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक्स कहलाते हैं, ध्यान देना, ठीक है। देखो जो क्या है नीच बैंकिंग, यानी कि हमें 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो हमें किस तरह की बैंकिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह की बैंकिंग प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये नीच बैंकिंग जो है वो प्रोवाइड करवाते होते हैं। कौन सी बैंकिंग प्रोवाइड करवाते हैं, नीच बैंकिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। Are bank that serve to need a certain demographic segment of the population. Small finance bank and payment bank are the example of a differentiated bank in India. इतनी चीज़ होप्स आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जैसा कि हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में डिफरेंशिएटेड बैंक और विज यूनिवर्सल बैंक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सल बैंक्स की बात करूं, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल जो बैंक है, ध्यान से सुननेगा कि ये यूनिवर्सल जो बैंक है, ठीक है, ये बैंक कौन से हैं, जैसे कि HDFC है,
ठीक है। या यानी कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल की बात करूं, ये मत लिखो, आप इतना लिख लो कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, अब कॉमर्शियल बैंक तो क्या होते हैं कि कॉमर्शियल बैंक एक्चुअल में पेमेंट बैंक भी आते हैं, है ना, उनको नहीं, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक को छोड़कर जितने भी बैंक है वो सारे के सारे कौन से कहलाते हैं, आपके यूनिवर्सल। ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल बैंक के अंदर जैसा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे कि HDFC है, ठीक है, जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ कि अपना ये SBI हो गया, ठीक है, PNB हो गया, ये सारे के सारे बैंक जो है वो कौन से हैं, यूनिवर्सल बैंक्स हैं। अगर डिफरेंशिएटेड बैंक की बात करूँ तो जितने भी पेमेंट बैंक, कौन से पेमेंट बैंक, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, और इसके साथ में स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर यानी कि जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक जितने भी हो, ठीक है, सारे कौन से आते हैं, तो ये सारे आते हैं आपके कौन से, डिफरेंशिएटेड बैंक्स आते हैं। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि निम्न में से डिफरेंशिएटेड बैंक कौन सा है या फिर यूनिवर्सल बैंक कौन सा है। ये आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आज के बाद होप्स हो कि कोई भी तरह का डाउट जो है वो नहीं आएगा, जहाँ तक मुझे मालूम है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले बोला था कि आज आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, इसका लिंक जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि कोई भी चीज़ यानी कि आपको नहीं समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखोगे और मुझे जो है वो बताओगे कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही है, ताकि क्या है कि मैं उसको आपको बता पाऊँ और कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी तरह का क्वेश्चन हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछा करो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अपने पास क्या दिया गया, जैसा कि स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है कि हम बैकग्राउंड ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। एक्चुअल में अगर हम बात करें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक जो है वो कब आए, ठीक है, ध्यान दीजिए कि ये डिफरेंशिएटेड बैंक जो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, होप सो आपको मालूम चला होगा, ठीक है ना। ये जो डिफरेंशिएटेड मैंने आपको एक कंसेप्ट जो बताया है, ये एक्चुअल में 2007 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था, 2007 से शुरू हुआ था इसका बैकग्राउंड। वहाँ से अगर हम बात करें तो इसको लाने की कवायद जो है वो जारी की गई थी, लेकिन सन 2014 के अंदर 2 प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देने के बाद RBI ने डिसाइड किया क्यों ना हम क्या है कि कुछ ऐसे बैंक खोले जो डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे। किसको बढ़ावा दे, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे। तो डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक कंसेप्ट आया कि हमें पेमेंट बैंक खोलना चाहिए। क्या खोलना चाहिए, पेमेंट बैंक खोलने चाहिए। लेकिन इसके साथ में ही एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने कहा कि क्यों ना हम साथ में स्मॉल फाइनेंस बैंक भी खोलें, ताकि क्या है कि जहां पर बैंकिंग सेक्टर नहीं पहुंचा है, क्या, जहां पर बैंकिंग सेक्टर नहीं पहुंचा है वहां पर भी बैंकिंग सेक्टर को पहुंचाया जाए, यानी कि लोगों को, यानी कि मैं कह सकता हूं पीपल्स को क्या है कि किसके साथ जोड़ा जाए, बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ा जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिस योजना के तहत अगर मैं बात करूं तो 38 करोड़ अकाउंट जो है वो खोले जा चुके हैं। यानी कि इतने लोग अभी भी अगर देखें तो बैंकों से दूर थे, जो 2014 के बाद खोले जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा यानी कि इस स्कीम के तहत अकाउंट जो है वो खोले गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर कहूँ तो यानी कि कहीं ना कहीं देखें तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी होगी, जो अच्छी तरीके से हमें मालूम होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि 2014 के अंदर जब बैंकों को लाइसेंस दिया गया तो 2015 के अंदर ये कंसेप्ट लेके आए और 2016 के अंदर क्या है, RBI ने 10 जो है पेमेंट बैंक को, किसको, 10 जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक को, ठीक है, और 11 जो है वो पेमेंट बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। कितने, ध्यान रखना है, यहाँ पर वापस से लिख रहा हूँ कि 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, और इसके साथ में अगर बात करें तो 11 जो है वो पेमेंट बैंक, इनको क्या है लाइसेंस प्रोवाइड करवाया था, किसने, RBI ने। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो अलग अलग क्या है कि इनके अंदर कुछ कमेटियां बनी थी, जैसा कि अपने पास आगे दिया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमारे पास लिखा हुआ है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो एक्चुअल में कौन से होते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक इज प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्राइमरली अंडरटेकिंग बेस्ट बैंकिंग एक्टिविटीज ऑफ acceptance of deposit and lending to unserved and undeserved section including small business units, small and
मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, यानी कि इन लोगों को बढ़ावा देने, रीजनल रूरल बैंक्स जो है, लोकल एरिया बैंक जो है, यानी कि इनको बढ़ावा देने के लिए क्या है, एक तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक आया। अगर मैं बात करूं स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ये 2014-15 बजट के अंदर यानी कि अनाउंस किया गया था, और आरबीआई ने लाइसेंस गाइडलाइन जो है वो इशू कर दी थी स्मॉल फाइनेंस नवंबर 2014 के अंदर, लेकिन 2016 से इनको क्या है लाइसेंस देना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर 11 क्या है जो पेमेंट बैंक थे, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 11 पेमेंट बैंक थे। और अगर देखें तो ये एक बार आप लाइन छोड़ देना, क्योंकि मैं आपको पूरी तरीके से ये समझाऊंगा, ठीक है। और अगर दूसरी चीज़ बात करूँ तो जो ये अपने स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने थे, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या दिया गया था, लाइसेंस जो है वो दिया गया था। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की संख्या जो है वो बढ़कर 12 हो गई है। कितनी हो गई है, 12 हो गई है स्मॉल फाइनेंस बैंक की संख्या। ये क्यों बढ़ी तो मैं आपको आगे बताऊंगा एक स्लाइड के अंदर, क्योंकि एक अभी पेमेंट बैंक पढ़ने के बाद मैं ये पूरा आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए बात करते हैं आगे। अपने पास जैसा दिया गया है पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक की बात करें, सितंबर 2000 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी हेडेड की जिसका नाम था नचिकेत मौर्य कमेटी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये नचिकेत मौर्य कमेटी जो है, इसने क्या है कि लाइसेंस देने के लिए क्या है अलग से एक कमेटी बनाई। नचिकेत मौर्य ने क्या है इसके ऊपर गहन अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद क्या है कि आरबीआई ने क्या है इस कमेटी से रिपोर्ट मांगी जनवरी 2014 के अंदर, और अगर हम बात करें तो सजेस्ट किया गया कि पेमेंट बैंक जो है वो खोला जाए, और 1 जनवरी 2016 से क्या है पेमेंट बैंकों को लाइसेंस देना प्रारंभ कर दिया। टोटल कितने पेमेंट बैंकों को लाइसेंस दिया गया था, तो 11 पेमेंट बैंकों को लाइसेंस दिया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में मैं बात करूं तो ये 6 रहे हैं। कितने रहे हैं, 6 रहे हैं। ये क्यों है मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी नहीं, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग क्या है, इनको एक्चुअल में होता क्या है वो हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो पेमेंट बैंक है, ठीक है, उसके लिए जो कमेटी बनी थी उसका नाम क्या है, जैसा अपने पास यहाँ पर दिया गया था, नचिकेत मौर्य कमेटी। क्या थी, नचिकेत मौर्य कमेटी, है ना। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कौन सी कमेटी थी, अगर आप लोगों से ये कभी पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, कमेटी का नाम है उषा थोराट कमेटी। क्या नाम था, उषा थोराट कमेटी, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना। आगे देखिए कुछ चीज़ें दी गई है, जैसा कि अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये पेमेंट बैंक, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक, हाँ, होप सो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्चुअल में पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो क्या कर सकते हैं, कौन प्रमोट करता है। देखो ये गाइडलाइन है एक तरह की, हम कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कि जैसा कि अपने पास यहाँ पर दिया गया है कि पेमेंट बैंक, ठीक है, पेमेंट बैंक प्रीपेड कार्ड इश्यूअर्स, ठीक है, टेलीकॉम कंपनीज, ठीक है, एनबीएफसी, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनको 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो। कितने साल का एक्सपीरियंस हो, 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो, वो क्या कर सकती है, ये क्या है कि पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या कर सकती है, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इतनी चीज़ होप सो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। दूसरा कि व्हाट दे मस्ट डू, यानी कि उनको करना क्या अनिवार्य है, क्या चीज़ उनके पास होनी चाहिए, कि उनके पास सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि 100 करोड़ मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये 100 करोड़ जो है इस किसके लिए है, पेमेंट बैंक के लिए। और अगर हम बात करें कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनके लिए कितनी है तो 200 करोड़ जो है वो हाल फिलहाल में की गई थी। पहले जब ओपन किया था तब ये 100 करोड़ ही थी, लेकिन अभी क्या है इसको चेंज करके कितना कर दिया है, 200 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। मेंटेन 25% डिपॉजिट इन गवर्नमेंट बॉन्ड, यानी कि 75% जो है वो क्या होना चाहिए कि डिपॉजिट होना चाहिए गवर्नमेंट बॉन्ड का। और इधर भी क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए लोन जो है वो देने का होना चाहिए, किसमें, स्मॉल फाइनेंस बैंक में। मेंटेन 25% ऑफ डिपॉजिट इन द अदर बैंक्स, यानी कि 25% जो है वो मेंटेन करना है अदर बैंक का। उसके साथ में इसमें भी अगर हम बात करें 25% जो है इन्होंने अपनी ब्रांच ओपन करनी है, कहाँ पर, अनबैंक्ड एरिया के अंदर। ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इधर अगर हम बात करें तो हैव एटलीस्ट 26% इन्वेस्टमेंट बाय इंडियंस, यानी कि क्या है 26% कोई इंडियन द्वारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें तो लिस्टेड इन नेटवर्थ करोड़ 500 करोड़, यानी कि लिस्टेड जो है वो कब होगी, तो यानी कि लगभग 500 करोड़ जो है लिस्टेड के लिए उनको चाहिए। 25% ब्रांचेज जो है ये भी कहाँ ओपन करनी होगी, अगर ये ब्रांच ओपन करते हैं तो अनबैंक्ड एरिया के अंदर।
और उसके बाद में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के ऊपर मेन तो ये आधारित है। और 1 लाख कैपिटल फॉर यानी कि अपने अकाउंट के अंदर, यानी कि कोई पर्सन इसमें अकाउंट ओपन करवाता है तो वो क्या है 1 लाख रुपए तक का ही डिपॉजिट जो है वो ले सकता है, इससे ऊपर नहीं। इधर बात करें तो मेंटेन रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करनी है आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो कैन कैप लोन टू इंडिविजुअल नेट 10% एंड 15% नेटवर्थ का। उसके बाद में अगर हम बात करें हैव ए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट नेटवर्क जो है इनका है। ध्यान दीजिएगा कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पेमेंट बैंक जो है वो तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा भी क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं, आपने जियो पेमेंट बैंक का नाम सुना होगा। कौन सा? जियो पेमेंट बैंक। तो जियो पेमेंट बैंक का एक कंपनी के साथ टाई अप है, उस कंपनी का नाम जो है वो क्या है, सॉरी एक बैंक के साथ टाई अप है। बैंक कौन सा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वो आप अगर उसके पास पेमेंट लेके जाते हो तो वो आपको मना नहीं करेगा, लेकिन आपको वो किस में जमा करेगा? आपका एसबीआई के अंदर जमा करेगा, ना कि जियो। जियो का टाई अप किसके साथ है? एसबीआई के साथ, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक। व्हाट दे कैन डू, यानी कि उनको करना जो है क्या कर सकते हैं? इंटरनेट बैंकिंग ऑफर कर सकते हैं, सेल म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस पेंशंस। उसके बाद में ऑफर बिल पेमेंट सर्विस फॉर कस्टमर्स, हैव एटीएम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कर सकते हैं। उसके साथ में कैन फंक्शन एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ अनदर बैंक, के साथ ये फंक्शंस लागू कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? तो सेल फॉरेक्स टू कस्टमर्स, ठीक है। सेल म्यूचुअल फंड ये भी सारा कर सकता है। कैन कन्वर्ट इनटू ए फुल फ्लैग बैंक, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो एक्सपेंड अक्रॉस द कंट्री, यानी कि अपने इंडिया के अंदर इसको एक्सपेंड जो है वो कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? तो क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं कर सकते, एक्सटेंड लोन नहीं कर सकते, हैंडल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस जो है वो नहीं कर सकते, और एक्सेप्ट एनआरआई डिपॉजिट नहीं कर सकते। ये यानी कि ये तो सारी चीज़ कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ में एक्सटेंड लार्ज लोन दे सकते हैं, फ्लोट सब्सिडीज दे सकते हैं। उसके साथ में कैन नॉट डील इन, अगर हम देखें नहीं कर सकते ये, ठीक है। और ये नहीं कर सकते, और अगर हम देखें तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है उनके साथ कोई भी तरह की डील जो है वो नहीं कर सकते। बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो ये कर सकते हैं, इस चीज़ का हमें मालूम होना चाहिए। ये डिफरेंस है इसके बीच में। आगे देखें, जैसा कि हमने बात दिया गया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये पेमेंट बैंक कौन कौन से थे जिनको लाइसेंस दिया गया। तो जैसा कि प्राइवेट बैंक के बारे में मैंने आपको बताया आईडीएफसी और बंधन बैंक, लेकिन पेमेंट बैंक में देखें जैसा कि अपने पास दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कि आदित्य बिरला, ठीक है, एयरटेल एम कॉमर्स, चोलामंडलम, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, फिनो, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, वोडाफोन, ठीक है, दिलीप सिंघवी और विजय शेखर शर्मा यानी कि पेटीएम, इनको लाइसेंस दिया गया था पेमेंट बैंक को। लेकिन इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि चोलामंडलम, ठीक है, उसके साथ में अगर मैं बात करूँ दिलीप शांतिलाल सिंघवी, ठीक है, और इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो टेक महिंद्रा, ठीक है, इन्होंने क्या है अपना लाइसेंस तभी वापस कर दिया था। तो यानी कि 11 में से ध्यान देना 3 गए, तो कितने रहे? तो आप कहोगे सर 8 रहे। हाल ही में 2 बैंक, कौन सा? आदित्य बिरला, ठीक है, एक ये, और इसके साथ में अगर हम बात करें तो एक बैंक जो है वो और बंद हो चुका है, ठीक है। उस बैंक का जो नाम है वो कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा उसका नाम जो है वो यानी कि नेशनल सिक्योरिटी लिमिटेड द्वारा ये क्या है बंद कर दिया। यानी कहने का मतलब अभी अगर मैं बात करूं, सॉरी बंद नहीं हुआ है, हाँ, एक तो आदित्य बिरला और एक जो है आपका यहाँ पर, हाँ, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है ये बैंक जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, किसमें? स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये रह गए अब 6। कौन कौन सा चला गया? आदित्य बिरला नो चला गया और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट चला गया। तो अभी यानी कि पेमेंट बैंक जो है वो कितने हैं? 6 है। ये अगर हम बात करें तो 10 थे। कौन कौन से? एयू फाइनेंसरीज है जैसा कि दिया गया है, कैपिटल लोकल एरिया बैंक है, ठीक है, दिशा माइक्रोफिन है, इक्विटास होल्डिंग है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस ये दिया गया है। यानी कि ये सारे बैंक अगर देखें तो कितने थे? ये 10 थे, +1 कौन सा आ गया? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आ गया, यानी कि कितने हो गए? 11। लेकिन एक बैंक और हाल फिलहाल में जो क्या है कन्वर्ट हो चुका है, किसमें? स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और उस बैंक का जो नाम है, उस बैंक का नाम है शिवालिक। कौन सा है? शिवालिक कोऑपरेटिव बैंक है। कौन सा? शिवालिक कोऑपरेटिव बैंक। तो पहला
कोऑपरेटिव बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुआ है वो कौन सा शिवालिक, यानी कि टोटल जो है ये बैंक कितने हो चुके हैं, ये बैंक 12 हो चुके हैं। पेमेंट बैंक इस समय कितने हैं, 6 है, और लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं, 12 है। ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि ये जैसा कि सेम अभी हम पढ़ के आए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, कौन कौन सी। तो ये जैसे दिया गया है कि 1 लाख रुपए तक का यानी कि इंडिविजुअल कस्टमर से डिपॉजिट ले सकते हैं। इनके अंदर डिफरेंसेस जो है वो दिए गए हैं। ये आप लोग एक बार क्या है इसमें देख लेना पूरा का पूरा, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे 2 बार आ गया। अभी अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली जो है क्या किया गया है कि इनके लिए कुछ चीज़ें जो है वो बढ़ा दी गई है, जो इसके अंदर यहाँ पर लिखा गया है ये भी आप लोग एक बार रीड आउट कर लो ताकि क्या है आपको ये भी पता रहे। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पीछे मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। अब बात करते हैं कि लाइसेंस गाइडलाइन क्या रहती है। तो लाइसेंस गाइडलाइन मैं आपको पूरी समझा देता हूँ एक बार, ताकि क्या है आपको पूरे अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं लाइसेंस गाइडलाइन की। जब भी कोई बैंक लाइसेंस लेगा, ठीक है, तो लाइसेंस लेने के लिए उसके पास कम से कम 10 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो उनके पास यानी कि 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। पहले कितना था, 100 करोड़ था, अभी मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़। इसके साथ में मैं बात करूं तो उनको 25% ब्रांचेज जो है रूरल एरिया के अंदर ओपन करनी होगी। कहां पर, रूरल एरिया, वो भी जहां पर कोई भी बैंक नहीं हो। ठीक है, इसके साथ में मैं बात करूं तो लगभग क्या है कि इन बैंकों को, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, रूरल बैंक एरिया के अंदर अपनी ब्रांच ओपन करनी होगी। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो इन बैंकों को 18 मंथ का ही जो लाइसेंस जो है वो किस लिए दिया जाता है, यानी कि परमानेंट नहीं दिया जाता है इनको, यानी कि गाइडलाइन कंप्लीट करने के लिए अनपरमानेंट लाइसेंस जो है वो दिया जाता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके साथ में अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि 40% शेयर जो है वो प्रमोटर का इनके अंदर रहना चाहिए, अन्यथा इनका लाइसेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितने साल के लिए होता है, ये 5 ईयर के लिए होता है। ठीक है, इसके साथ में इनको भी 6 साल के अंदर, 6 ईयर के अंदर क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। किसमें, तो इनको क्या है स्टॉक मार्केट के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ये गाइडलाइन जो है वो इन बैंकों की है जो आप लोगों के सामने दी गई है। चलिए होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये दोनों बैंक जो मैंने आपको करवाए हैं। और बहुत ही देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बैंक बहुत ज़रूरी है हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अब हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में बात करें तो अभी एक बाकी रहा है अपना कोऑपरेटिव बैंक, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे और इसके साथ में हम पढ़ेंगे मर्जर। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना मर्जर आएगा, कोऑपरेटिव बैंक आएगा। आपको मैं बता दूँ कि अपना चैनल स्टडी विद बैंकिंग, कौन सा, स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी, जिसके ऊपर आप लोगों को मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर और इसके साथ में बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। और इसके साथ में मैं बात करूं तो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए जीएस का पोर्शन जो है वो भी आने वाला है। जीएस यानी कि जनरल साइंस, यानी कि जो क्या है हमारे एसएससी है, ठीक है, रेलवे है, या फिर यूँ कहूँ कि यूपीएससी के लिए भी क्या है कोशिश की जा रही है। बहुत जल्दी क्या है कि टीचर जो है वो हायर किया जाए और बहुत जल्दी आप लोगों को ये क्लासेस जो है वो इस चैनल पे मिले। तो होप सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि जो भी यानी कि वीडियो है वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाए। तो होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, आपका प्यार जो है वो हमारे साथ यूं ही बना रहे।